Hi, this is Ali Rada and welcome to Deep Physics. This is my YouTube channel Physics by Ali Rada. ठीक है, लो जी मुर्शिदो, अपनी अपनी कापी पेंसिल काट लो. ठीक है, अभी आप लेक्चर नोट करेंगे. स्टूडेंट को मुर्शिद ही कहते हैं. ठीक है, अभी आप कापी पेंसिल निकाल लें. जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, लेक्चर नंबर 3, मैग्नेटिक फ्लक्स. सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चैप्टर नंबर 12. लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट जो है वो सेकंड या थर्ड होगा. ठीक है, आप देख लीजिएगा, चैनल में नीचे लिंक दिया हुआ है. आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं. बच्चे, फ्लक्स जो है एक लैटिन वर्ड है. क्या है? फ्लक्स इज़ अ लैटिन वर्ड. और लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्लो. क्या होता है? फ्लो. फ्लो ऑफ एनीथिंग. ठीक है, अगर किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी एरिया से पानी गुजरे तो पानी का फ्लक्स, किसी एरिया से लोग गुजरे तो फ्लक्स ऑफ पीपल. अगर वहाँ पर बच्चे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरे तो उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे. ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से गुजरी है? किसी भी सर्टेन एरिया से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? पास कर रही है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स. तो डेफिनेशन करते हैं हम लोग. द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a certain area एलिमेंट. किसी भी एरिया एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास कर जाना, फ्लो कर जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. क्लियर हो गया? अब यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका फार्मूला ये मेरे पास आ जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स, मैथमेटिकल फ्लक्स बी डॉट ए. क्लियर हो गया? अगर हम यहाँ से डेफिनेशन करें, ठीक है, तो मैं कहूँगा, ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट of magnetic field lines and vector area. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्लियर हो गया? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, ये वेक्टर एरिया और ये क्या है? मैग्नेटिक. इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. अब बच्चे, आप लोगों ने यहाँ पर होंगे कि सर ये वाला जो है वेक्टर एरिया, ये एरिया, ये कौन सा एरिया होता है? चलें, हम अभी एक टर्म जो है वो डिफाइन करने लगे हैं. वेक्टर एरिया. वेक्टर एरिया किसे कहते हैं? बच्चे, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया मैंने लिया. ठीक है, एरिया कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ. ठीक है, ये मेरे पास जो टोटल लेंथ इनटू विड्थ है, इस एरिया को मैं नाम दूंगा सरफेस एरिया. क्लियर हो गया? सरफेस एरिया. अब मैं वेक्टर एरिया ड्रा करने लगा. इस एरिया के बिल्कुल जो परपेंडिकुलर एरिया होगा उसको मैं नाम दूंगा वेक्टर एरिया. इसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर एरिया. क्लियर हो गया? तो हम ये कर सकते हैं डेफिनेशन, द एरिया
द एरिया विच इज नॉर्मल टू, द एरिया विच इज नॉर्मल टू सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसा एरिया जो क्या हो, नॉर्मल हो सरफेस एरिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया कहते हैं। ये बेसिकली इस सरफेस एरिया को क्या कर रहा होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन डायरेक्शन किधर, जहाँ पर इफेक्टिव रिजल्ट आएगा उस तरफ डायरेक्शन क्या कर रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल करने लगा। अगर ये मेरे पास सरफेस है, इंक्लाइंड पड़ी हुई है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, सरफेस एरिया। क्लियर हो गया। इस सरफेस एरिया के जो परपेंडिकुलर होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। अच्छा, फिर मेरे पास अगर इंक्लाइंड सरफेस आ गई, ये इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। और इस इंक्लाइंड सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको मैं क्या नाम दूंगा, वेक्टर एरिया। लो मुर्शिद, वेक्टर एरिया गल पल्ले भी पई कि नहीं पई। चलो जी आगे देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर एरिया कहेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर एरिया। इस वेक्टर एरिया के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब बच्चे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है पहले नंबर पे, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। क्लियर हो गया। अब इसका यूनिट देखिए ज़रा, यूनिट फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, या सिंपल आप कह लें, यूनिट निकालना तो बी ए कर लें, और इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, बी की जगह न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और एरिया का क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, तो ये न्यूटन मीटर आ जाएगा और पर एम्पेयर। ये सारी चीज़ किसके इक्वल होती है बच्चे, वेबर। वो वेबर नहीं जो ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने नाम के साथ क्या रखा हुआ है, इसका यूनिट रखा होता है वेबर। क्लियर हो गया। तो ये मैंने इसके क्या निकाले, यूनिट निकाल लिए। ठीक है, अब जैसे ही मैथमेटिकल फॉर्म को ओपन करूं, मैथमेटिकल फॉर्म ओपन हो तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये क्या रहेगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा। यहां पर एक सवाल जनरेट होता है, ये कॉस थीटा वाई, ये हम लोगों ने कॉस थीटा ही क्यों यूज किया है। क्लियर हो गया, हमने ये कॉस थीटा ही क्यों यूज किया है। अभी देख लेते हैं कि कॉस थीटा क्यों यूज हुआ है। तो लेक्चर साथ साथ नोट करते जाया करें, नहीं तो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा देखिए ज़रा, वाई वो यूज दी कॉस थीटा, हम लोगों ने कॉस थीटा ही क्यों लगाया। बच्चे देखिए, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म। जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ ली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बी से शो करते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया। और यहां पर ये मैंने कोई एरिया ले लिया, सरफेस एरिया, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होगा वो इसका वेक्टर एरिया होगा। ये चीज क्या है, सरफेस एरिया। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा, वेक्टर एरिया होगा। क्लियर हो गया। अब वेक्टर एरिया का प्रोजेक्शन ड्रा करें, देखिए ज़रा आसान कर देता हूँ। यहाँ से एक इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा, ये एंगल ये थीटा बनाएगा। क्लियर हो गया। तो थीटा इज अ एंगल,
एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइंस क्लियर हो गया। अब तो यहां पर ये जो एंगल आ रहा थीटा वो वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया नहीं, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान। अब यहां से देखिए जरा, और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा इसका। इसको ए थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो ए वाई होगा, और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, और ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। अब आपने देखा कि फ्लक्स रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, प्रोजेक्शनल इफेक्ट है। जो ए वाई है ना वो हमेशा प्रोजेक्शनल इफेक्ट को देता है और रोटेशनल इफेक्ट को, सॉरी, ए वाई किस चीज़ को डिस्कस करता है, रोटेशनल इफेक्ट को डिस्कस करता है, और ए एक्स हमेशा प्रोजेक्शनल इफेक्ट। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड गुजरने से रोटेशन तो नहीं आ रही, लिहाजा ए वाई क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, और इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर गिर रहा है, किसके ऊपर गिर रहा है, बी के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, फ्लक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इस इफेक्टिव एरिया से फील्ड लाइन गुजर रही है, ठीक है, ए एक्स में से, तो इसको मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इसमें इफेक्टिव पार्ट ये वाला ए एक्स आ रहा है, तो मैं कहूँगा क्या कहूँगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बी यहाँ पर वेक्टर नहीं है बल्कि मैग्नेट तो है, लेकिन किस चीज़ को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बच्चे यहाँ से देखिए ज़रा, मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोजेक्शन ऑफ वो क्या है, ए एक्स, और साथ क्या आ जाएगा बी, और ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा बी, और ये क्या आ जाएगा, ए, ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, और यहाँ से इसे बी डॉट ए कर लूँगा। क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इंक्लाइंड सरफेस का भी आ गया, और हमने देखा कि इसके अंदर हम लोगों ने वाई वी यूज द कॉज एंगल। क्लियर। अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं, स्पेशल केसेस हैं इसके। देखिए ज़रा, अभी हम बात करें स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस नंबर 1, मैक्सिमम फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, मैक्सिमम। क्लियर हो गया। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ, वर्ड देखिएगा कौन सा है, सरफेस एरिया इज, कौन सा लफ्ज मैं यूज कर रहा हूं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। ऐसे ये सरफेस एरिया, क्लियर हो गया, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू दी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया। अब सरफेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, इस वक्त फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। अब आप क्या करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, और क्या देगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा, और आप बी ए कॉज
90 करके, ठीक है, और आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। ओए होए, क्या आ गया 0, और गलत हुआ है। इतनी दफ़ा कहा है कि हम लोगों ने एंगल कौन सा लेना है, एंगल कौन सा लेना है, वेक्टर एरिया। तो पहले इसका वेक्टर एरिया ड्रा करेंगे, तो ये इसका क्या हो गया वेक्टर एरिया, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये एंगल सरफेस एरिया का है, तो सरफेस एरिया का एंगल ड्रा नहीं करना, ये देखिए परपेंडिकुलर, ठीक है, ये सरफेस एरिया का है, तो आपने ये वाला एंगल ड्रा नहीं करना, ये गलत है। ये क्या है गलत। राइट क्या होगा, राइट ये होगा कि आप क्या करें, आप फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 पुट करें, क्योंकि थीटा इसके दरमियान क्या है 0, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है 0, और ये बी ए आ जाएगा, ठीक है, और cos 0 1 होता है, और ये फ्लक्स आपके पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा। ये वाला मेथड क्या है गलत है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमने अब सर इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, बच्चे ये दरवाज़ा है, दरवाजे में से लोग गुजरेंगे तो फ्लक्स ऑफ पीपल, तो दरवाज़ा इस तरह रखा है, इसे सर्टेन एरिया कह लेंगे, तो दरवाजे में से लोग गुजरेंगे, इसी तरह दरवाजे में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, तो फ्लक्स तो होगा ना, फ्लक्स तो होगा, ये तो होगा, ठीक है, तो फ्लक्स तो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से क्या करेगी गुजरेगी, तो फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए हमने एंगल कौन सा लिया है, वेक्टर एरिया वाला, सरफेस एरिया वाला एंगल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लेक्चर छोड़ छोड़ के देखेंगे तो ये तो होगा। अच्छा, यहाँ से ये मेरे पास आ गया, इसके बाद आ जाएगा मेरे पास फॉर मिनिमम फ्लक्स, फॉर मिनिमम फ्लक्स। अच्छा जी, हम बात करने लगे हैं किसकी, मिनिमम फ्लक्स की। तो मिनिमम फ्लक्स देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है सरफेस एरिया। कौन सा एरिया है, सरफेस एरिया, ठीक है। अब मैंने इसमें से फील्ड लाइन गुजर रही है, क्लियर हो गई। अगर मैं सरफेस एरिया का एग्जांपल ऐसे लूं, ये सरफेस एरिया पहले इस तरह था, अब ये ऐसे हो गया। पहले फील्ड लाइंस क्या थी, ये देखिए 4 फील्ड लाइन, ये चारों मार्कर क्या है, चारों फील्ड लाइंस हैं, तो इसमें से क्रॉस करके गुजरना था। जैसे ही ऐसे हो गया तो 2 ऊपर से गुजरना शुरू हो गए, 2। अब इसमें से कोई नहीं गुजर रहा, या ऊपर से गुजर रहे हैं या नीचे से गुजर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, दरवाज़ा रखा हुआ ऐसे, दरवाज़ा अब नीचे गिर गया, तो लोग दरवाजे के ऊपर से गुजरेंगे या दरवाजे के नीचे से गुजरेंगे, दरवाजे में से नहीं गुजरेंगे, ठीक है। जब दरवाजे में से नहीं गुजरेंगे तो दरवाजे का फ्लक्स भी नहीं होगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से, इस एरिया में से नहीं गुजरेंगी, या ऊपर से गुजरेंगी या नीचे से, तो इसका फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ज़रा कैसे 0 होगा, ये वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ, और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी डॉट ए, ये क्या आ जाएगा बी ए कॉज ऑफ 90 और बी ए कॉज 90, क्योंकि आपने एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे की तरफ वेक्टर एरिया, तो कॉज 90 क्या होता है 0 होता है, और फ्लक्स सारे का सारा क्या हो जाएगा 0। लेकिन आपने जो थ्योरी लिखनी है वो ये लिखनी है, फ्लक्स विल बी minimum if, flux will be minimum if surface area held parallel to फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया किसके पैरेलल है, फील्ड लाइंस के, ऐसे बिल्कुल ये सरफेस एरिया
और फील्ड लाइंस। ले जी मुर्शद लोग, एक मैं एमसीक्यू सॉल्व करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एमडी कैट का एमसीक्यूज है। देखिएगा ज़रा, लास्ट टाइम मैंने जो अभी एमसीक्यूज एक सॉल्व करने लगा, ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, बी के साथ, और बी क्या है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर मैंने एक पीस रखा है, किसका, सरफेस रख दी, एरिया, सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया ने इसके साथ 30 डिग्री का क्या बनाया, एंगल। फाइंड द फ्लक्स। आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए ज़रा, इसका फ्लक्स फाइंड आउट करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब आप लोग क्या लगाएंगे, फटाफट बच्चे सॉल्व करेंगे, बी ए कॉज ऑफ 30। जो 30 लगाएंगे वो सबसे बड़े मुर्शिद होंगे, क्योंकि कॉस 30 आता ही नहीं है। ठीक है, वो फटाफट आंसर ये निकालेंगे, बी ए कॉस 30 होता है √3/2, और वो कहेंगे सर √3/2 बी ए इज राइट आंसर। गलत है बच्चे, गलत है, इस तरह करना पाप है। ठीक है, अब देखिए ज़रा कैसे, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा के आया हूँ, ठीक है, कि एंगल कौन सा लेना है, आप लोगों ने वेक्टर एरिया का एंगल लेना है। तो बच्चे पहले वेक्टर एरिया तो ड्रा करें, ये इसका वेक्टर एरिया हो गया, क्लियर हो गया। वेक्टर एरिया इसके साथ जो एंगल बनाता है ना, इसके साथ वो 90 डिग्री का बनाता है प्लेन के साथ। तो बच्चे ये वाला एंगल कितना आ गया, टोटल 90, ये वाला 90 में से 30 निकाल लें तो ये वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस 30 होगा, जो किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। तो अब आप लोगों ने इसको हल कैसे करना है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 60 डिग्री। एंगल कौन सा लेना है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। पीछे भी रिपीट करके हैं बार बार, थीटा किसके दरमियान होता है, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो यहाँ पर बी ए और इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो ये 1/2 इंटू बी ए आ जाएगा फ्लक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं, एमडी कैट में, ठीक है, या किस में आते हैं, नस्ट में आते हैं, ठीक है, या जीकी में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, जो कि इंतहाई पाप का काम है। अभी हम नेक्स्ट देखने लगे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखने से पहले मैं यहाँ पर एक टेबल लिखने लगा हूँ। टेबल देखें ज़रा, थीटा इज इक्वल टू 0, 30, 45, ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा 60 और 90। एंगल कौन सा है, कॉस, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू कहाँ पर, इधर क्या होगी, 0 होगी, इधर क्या होगी √3/2 होगी, इधर क्या होगी 1/√2, और इधर क्या होगी 1/2, और इधर 0, इधर cos 0 1 होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये वैल्यूज याद रख लें, ठीक है। अब मैं एक एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। एमसीक्यूज क्या है कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, कहता है एट व्हाट एंगल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्स ओवर 2, यानी कि फ्लक्स जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या आ जाता है, हाफ रह जाता है। तो देखिए ये टेक्निक ज़रा सुन ले ज़रा मुर्शद लोग, ये मेरे पास क्या रहेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू, ये मैक्स की बात करूँगा, बी ए कॉज ऑफ 0
और ये फ्लक्स मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ए। तो ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स आ जाएगा, ये बी ए की जगह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा, क्या है, कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ज़रा, ये वाली वैल्यू मैंने कितने एंगल पर, ये वाला फ्लक्स किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम के हाफ, तो फ्लक्स मैक्स ओवर 2, और इधर क्या आ जाएगा, फ्लक्स मैक्स और कॉज ऑफ थीटा, ये कट गए, क्लियर हो गया। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। ये देखिए 1/2 किसके इक्वल है, कॉस 60 की, तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, कॉस 60, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस कॉस से कट गया तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, द आंसर। तो फ्लक्स अपना मैक्सिमम कितने एंगल पर रह जाएगा, कितने एंगल पर रह जाएगा बच्चे, 60 डिग्री पर। मतलब क्या है, ऐसे फ्लक्स मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 60 डिग्री पर लेके गया तो फ्लक्स अपने मैक्सिमम के क्या आ गया, हाफ आ गया। क्लियर हो गया बच्चे। अच्छा, ये हमारे थे एमसीक्यूज। अब एक और एमसीक्यूज करवाने लगा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, देखिएगा ज़रा। यहाँ पर भी मुर्शद और बुजुर्ग अलग अलग हो जाएंगे, बुजुर्ग वो जिनको आता है और मुर्शद वो जिनको बहुत आता है, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास b इज इक्वल टू क्या है, 2i + 3j, ठीक है, और a इज इक्वल टू क्या है, 4k, a इज इक्वल टू क्या है, 4k, a इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 4k। कहता है फ्लक्स फाइंड आउट करो, तो सीधी सी बात है भाई, उनका फ्लक्स निकालना है। तो देखिए ज़रा, फ्लक्स इज इक्वल टू b डॉट a, ठीक है, तो b के 2i + 3j और प्लस डॉट 4k। अब बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, बुजुर्ग नहीं, मुर्शद कहेंगे इसको इसके साथ तो 8 और इसको इसके साथ क्या करेंगे 12, तो 20 आंसर आ जाएगा सर, 20 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है, क्या है, गलत। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर देखिए बच्चे, ये क्या है, आई जे XY प्लेन में है और ये क्या है, Z प्लेन में है, और इनका आपस में इसका इसके साथ एंगल क्या होगा 0, इसका इसके साथ एंगल 90, इसका इसके साथ एंगल कितना हो जाएगा 90, तो 90 एंगल पर फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है बच्चे। क्लियर हो गया। तो ये इसके अंदर क्या थी, शॉर्टकट थी। क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ने लगे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। तो ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज थे, एक ट्रिक ये, एक ट्रिक ये और एक ट्रिक ये। इस तरह यही एमसीक्यूज क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ थोड़े से यूनिट्स करेंगे और हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। लो जी, अभी हम बच्चे पढ़ने लगे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या पढ़ने लगे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किस चीज़ को पढ़ने लगे हैं बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक्चुअली ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बच्चे एक चीज़ सबसे देखिए ज़रा, मैं यहाँ से डेफिनेशन कर लूँगा, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्लियर हो गया। अब जैसे इसको खोलें तो बी ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अगर मैंने इस सरफेस एरिया को, फिर बात कर रहा हूँ सरफेस एरिया नॉट यूनिट एरिया, सरफेस एरिया को इन मैग्नेटिक फील्ड के मैंने क्या रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, तो उस वक्त एंगल कितना आ जाएगा, थीटा 0, क्योंकि वेक्टर एरिया इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है, ठीक है। सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू दी, तो ये मेरे पास
बी ए और कॉज ऑफ क्या आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बी ए 1 और ये बी ए ये चीज़ आ जाएगी और B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये जो चीज़ है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब ये कंडीशन कब आई है, जब मैंने सरफेस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखा है परपेंडिकुलर रखा है, अदरवाइज ये चीज़ नहीं बन सकती थी। तो मैं क्या करूँगा इसकी डेफिनेशन दूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये कौन सी सरफेस है जो क्या रखी हुई है मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या रखी है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थीटा 0 क्योंकि वेक्टर एरिया और किसके दरमियान बी के दरमियान जो है वो एंगल 0 हो रहा है। क्लियर हो गया, दोनों पैरेलल हो रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या करूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस क्या है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सरफेस एरिया किसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं एक नाम ये भी है इसका मैग्नेटिक इंडक्शन भी है। क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा नाम ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये इसके नाम है। अब हम बात करने लगे इसके यूनिट के ऊपर। किसके ऊपर बात करने लगे यूनिट। पहले नंबर पे एक चीज़ बस बोलूं, ये जो बी है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं बोलने लगा हूँ यूनिट। ठीक है, यूनिट में मेरे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, यूनिट देखें फ्लक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए। फ्लक्स किसके इक्वल होता है फ्लक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट ए। अब आप लोग ये देखें फ्लक्स का यूनिट किसके इक्वल होता है वेबर और एरिया मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, ये एक यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट देखिए ज़रा क्या है। दूसरा यूनिट हमारे पास क्या है ये बी का। एक चीज़ देखिए इधर से बी इज इक्वल टू वेपर किसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, और ये वाली चीज़ सारी की सारी इसकी जगह रिप्लेस, और ये मीटर पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या देगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये दूसरा यूनिट हो गया इसका।
क्लियर हो गया? मुर्शद लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, नोट भी करते जाएं साथ साथ। तीसरा यूनिट देखिए जरा, तीसरा यूनिट, यही सारी चीज़ किसकी इक्वल होती है? और भाई टेस्ला के भी इक्वल होती है बी। ये नहीं कि यूनिट कहीं और जाकर क्या हो जाता है, बदल जाता है। लास्ट लेक्चर आपने सुना होगा, उसमें टेस्ला की डेफिनेशन आपने देखी होगी। अगर 1 मीटर वायर में से 1 एम्पेयर करंट गुजरे, उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए और उसकी वजह से 1 न्यूटन फोर्स लगे, तो तब हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? 1 टेस्ला। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट ज़रूर करें कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।